अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है, तो आपको 7 चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए, चाहे आपको या आपके किसी जानकार को। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पूरे कानून में, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय न्याय संहिता या कोई और कानून, उसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रोविज़न नहीं है, ना ही कोई प्रोसीजर है और ना ही किसी भी पुलिस के पास, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो या सीबीआई हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, किसी के पास भी डिजिटल अरेस्ट करने की पावर नहीं है। तो कोई पुलिस ऑफिसर आपको फ़ोन करके ये नहीं बोल सकता है कि आप जो है अंडर मतलब बेसिकली आपको कस्टडी में लिया जा रहा है। और ना ही वो आपको स्काइप पे या वीडियो कॉल पे आके बोल सकते हैं कि यू आर नाउ अंडर डिजिटल अरेस्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और कोई भी इस तरह का काम आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए कि आपके साथ जो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम है, वो हो रहा है। दूसरा, आपके जो भी मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर कभी भी अननेसेसरी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी है और जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, वो या तो किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से कीजिए। अगर ऑथेंटिकेटेड सोर्स से नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो एप्लीकेशन है, वो अपने आप में क्रैक हो सकती है, वो स्पाईवेयर हो सकता है, वो मालवेयर हो सकता है और वो आपके फ़ोन का, आपके जो बैंक डिटेल्स हैं, एसएमएस हैं, ओटीपी है, सबको डाइवर्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके बैंक के पासवर्ड हैं या जो बैंक एप्लीकेशन है, उसका जो पिन होता है, उसको आपको कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना चाहिए। आप 15 दिन में, 20 दिन में या फिर महीने भर के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपके बैंक के अंदर जो अनऑथराइज़ एक्सेस है, उसके होने के चांसेस जो हैं, वो काफ़ी कम हो जाएँगे। और इसके बाद अगर आपके पास कोई फ़ोन करके आपका ओटीपी माँगता है, तो ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई कुरियर कंपनी आपको कोई ऐसा पार्सल भेज रही है जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो वो अपनी ऑफ़िशियल अकाउंट से ही आपको जो ओटीपी है वो भेजेगी। और वो ओटीपी देने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उस ओटीपी का आपके बैंक से रिलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी आदमी आपको फ़ोन करके कहता है कि मैं फलाने-फलाने बैंक से बोल रहा हूँ और उसके पास आपकी सारी डिटेल हो, उसके बावजूद भी अपने अकाउंट की एक्सेस, अपने अकाउंट का ओटीपी आपको किसी को नहीं देना है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी किसी का लिंक भेज देते हैं तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर हमें, चाहे वो एसएमएस पे, ईमेल पे, कहीं पे भी आए, उस पे ऊपर क्लिक नहीं करना है। क्योंकि जैसे आप किसी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में, लैपटॉप में जो है पीछे से इंस्टॉल हो सकती है, जो कि आपके जो सारा डाटा जो है, आपके ईमेल एड्रेस, आपके ईमेल अकाउंट, आपके एसएमएस, ओटीपीज़, बैंक के पिन, बैंक के पासवर्ड, वो सारे के सारे जो हैं वो चुरा सकती है। और ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा, आपकी फेस आईडी जो है, उसको भी कैप्चर कर सकती है और साथ में आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, उसको भी कहीं किसी दूसरे सर्वर के ऊपर अपलोड किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, उस इंडियन गवर्नमेंट ने और स्पेशली जो आपकी स्टेट पुलिस है, तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन बना दिए। तो आपको अगर ऐसा एप्रीहेंशन है या फिर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई कि जिसमें आपके साथ वो साइबर क्राइम हो गया है, तो आप इमीडिएटली 112 पे कॉल कर सकते हो, 1930 पे कॉल कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपकी जो साइबर हेल्पलाइन है, वहाँ जो आपका कॉल है, वो डाइवर्ट होगा। अगर दोनों में से कोई चीज़ आपके काम नहीं आ रही है, तो आप ऑनलाइन जो हमारी साइबर क्राइम की वेबसाइट है, रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसके ऊपर भी आप जाके इसको, अपनी जो साइबर कंप्लेंट है, उसको फ़ाइल कर सकते हो। और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि साइबर कंप्लेंट फाइल होने से, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 3 दिन के अंदर, इमीडिएटली 3 दिन के अंदर आपको उसी कंप्लेंट को हाथ से लिख के साइन करके कंसर्न्ड साइबर पुलिस स्टेशन में वो आपको उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है या इंक्वायरी ऑफिसर है, उसके पास आपको जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा। तभी जाके आपकी कंप्लेंट जो है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं होती है किसी वजह से, या कोई पुलिस ऑफिसर डिले करता है या फिर एफआईआर रजिस्टर हो गई और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन में आप एक एप्लीकेशन अपने लोकल एरिया में, अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अपने किसी एडवोकेट के थ्रू, तो एक एप्लीकेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 175 क्लॉज 3 एप्लीकेशन, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नया प्रोविजन जो है वो ऐड हुआ है। जब पहले सीआरपीसी में 156(3) होती थी, अब ये 175 क्लॉज 3 में आ चुकी है। तो उस एप्लीकेशन को आप इमीडिएटली अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकते हो और जिसमें आप प्रेयर कर सकते हो कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए, जिससे पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ये प्रेशर रहेगा
कि किस तरीके से जो क्राइम हुआ है, उसके जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज़्ड हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, उनको किस तरीके से ट्रेस करना है। आपका अगर अकाउंट से पैसा चला गया है, तो जिस अकाउंट में गया हुआ है, उस अकाउंट को फ्रीज़ करना, उस अकाउंट से पैसा वापस जो है डेबिट करवाना और आपके अकाउंट में क्रेडिट करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो साइबर पुलिस स्टेशन के थ्रू हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जनरली क्या करते हैं कि अगर आपके अकाउंट से वो पैसा गया है, किसी और के अकाउंट में गया है, तो उसको डायरेक्टली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो ये अगर इन सब चीज़ों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखोगे, तो आप जो बाकी डिजिटल अरेस्ट हो गया या फिर जो साइबर क्राइम हो गए, इस तरह के क्राइम से काफ़ी हद तक बच के रहोगे। और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस इन्फॉर्मेशन को किसी ऐसे बंदे के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिसको इसकी ज़रूरत है।